नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल पर आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये विशेष कार्यक्रम आप सब के लिए समर्पित है और उन साथियों के लिए है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा कार्य करने में अपने आप को झिझकते हैं या कुछ दिग्भ्रमित हो चुके हैं, या ऐसे साथी जो बहुत दिनों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिस में अपने आप में दिलचस्पी नहीं ले पा रहे थे। ये कार्यक्रम उन सभी साथियों के लिए समर्पित है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये चैनल पिछले 2 महीनों से काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और इसका सारा श्रेय आप सबको जाता है। तो बहनों और भाइयों, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल नहीं दबाया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही आप इसको लाइक करेंगे, बेल दबाएंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित त्वरित नवीनतम जानकारियां लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारा पिछला एपिसोड इलेक्ट्रिसिटीज पर चल रहा था और आज नंबर है इलेक्ट्रिसिटी बीई यानी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां सूर्य के प्रकाश के सप्त रंगों से निर्मित की जाती हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटीज हैं जिनका नाम हमने इलेक्ट्रिसिटीज रखा है और इनका विभिन्न रंगों से इनका नाम दिया है। RE यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी, YE यानी येलो इलेक्ट्रिसिटी, WE जिसकी चर्चा मैंने कल अपने लाइव क्लास में किया था, जिसे हम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और आज हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा अपने साथियों को लेकर के हाजिर हैं। ब्लू यानी नीला। नीला अंधकार से उजाले की ओर का संकेत है, यानी ये शांति देने वाली हमारी तंत्रिका तंत्र में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा रोल है वो किसी भी प्रदाह को, किसी भी दर्द को, किसी भी जलन को या किसी भी उत्तेजना को, बेचैनी को शांत प्रदान करने वाली है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है। यानी बी का जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 37 वर्षों का, वो ये रहा है कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर किसी भी स्थान पर रक्त के प्रवाह को रोकने नहीं देती है। अर्थात ये रक्त को सदा अपने नियमित गति से चलने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में जिन पौधों का समावेश किया गया है वो पौधे हैं सिनकोना कैलाइसिया, कैप्सेला वर्सा, पेक्टोरिस, पाइनस मैट्रिमा, साल्विना ऑफिसिनालिस, पाइनस नाइग्रा, साल्विया स्क्लेरा और एरेबम लेंस। इन पौधों को हमने समान अनुपात में मिला करके निर्मित किया है। जैसा कि आपको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर में सूर्य के प्रकाश में सुबह सूर्योदय से लेकर के 11 बजे तक के प्रकाश में जो ब्लू कलर की तरंगे होती हैं सूर्य के फोटान में, जो प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है उसमें जो ब्लू रंग का जो किरणें होती हैं, नीली किरणें जो होती हैं, वो विशेष योगदान इस औषधि में दर्शाती हैं। इस कारण इसका नाम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी रखा गया है। हालांकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनमें नीले रंग के फूल वाले पौधों का समावेश किया गया है। ऐसा नहीं है। इनमें किसी रंग के फूल या पत्ते या पौधे का समावेश नहीं किया गया है, बल्कि इनका नाम, चूंकि ये 5 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक उस तरीके से जैसे हम अपने घर में किसी बच्चे का नाम आशुतोष रख दें, दीपक रख दें और ये कहें कि दीपावली के दिन हुए थे, या आशुतोष कर दें कि शंकर भगवान की पूजा माता पिता बहुत करते थे, उनके आशीर्वाद से बच्चा अगर हुआ है तो उसका आशुतोष रख दें, भगवान शंकर के नाम रख दें। यानी नाम रखने का कोई एक विशेष कारण नहीं, बल्कि माता पिता की अपनी एक, जिसको कह सकते हैं अपनत्व तो है कि हम इस नाम से या इस पहचान से फला व्यक्ति को पहचानेंगे। वैसे ही मैटी जी ने जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का निर्माण किया तो उन्हें लगा कि हमारी जो 5 दवाएं हैं ये सीधे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम करती हैं और जा करके इनका रिएक्शन अलग होता है। जब इन दवाओं का हम समावेश करते हैं औषधियों के साथ तो कार्यों के घटने, बढ़ने या समान होने या फिर उनकी गति में परिवर्तन करने की एक स्थिरता दिखाई पड़ती है, और शेष औषधियाँ जा करके उन कोशिकाओं के या टारगेट सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको सिर्फ प्रेरणा प्रदान करती हैं, अर्थात एज ए कैटालिस्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कैटालिस्ट की मोटिवेटर है, यानी कैटालिस्ट अर्थात उन दवाओं को मोटिवेट करने वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटीज हैं। तो जहाँ तक ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर चैनल में बहने के लिए प्रभावी होती है।
अब आप समझ गए होंगे। मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं कि जैसे चोट आपको लगा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके अंगूठे में चोट लग गई। अब चोट लगने पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या क्या दशाएं होंगी। चोट जब आपको लगेगी तो आपके अंगूठे के अचानक जो आपके अंगूठे पर होगा क्या कि कुछ देर के लिए वहाँ पर एकाग्रता आपकी भंग होगी, वहाँ के आसपास की जो आर्टरीज हैं वो ब्रेक होंगी, वहाँ के टिश्यूज ब्रेक होंगे, अर्थात वहाँ के टिश्यूज डैमेज होंगे। टिश्यूज डैमेज होने का तात्पर्य है कि आपकी कोशिकाएं भी वहाँ डैमेज होंगी। अब जब आर्टरीज आपकी वहाँ डैमेज हुई है, उसके साथ उसके अंदर आप और जाएंगे तो वेन्स भी आपकी डैमेज होगी। तो जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से अंगूठे से वापस लौट करके बॉडी की तरफ लौट रहा था और अचानक आपको ठोकर लगी और वहाँ पे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन का चैनल था, आर्टरीज और वेन्स, वो ब्रेक हो गई। अब ब्लड जा करके वहाँ पे रुक रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ब्लड जाके वहाँ पे रुक रहा है। रुकने का तात्पर्य हो गया कि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है और वहाँ के टिश्यू के आसपास ब्लड का संचार जो होना चाहिए था वो रुक गया है। तो वहाँ पे वो स्थान स्वेल कर जाएगा, अर्थात वहाँ पे सूजन हो जाएगी, जिसे आप सूजन कहते हैं। किसी भी सूजन होने के स्थान का तात्पर्य है कि या तो वहाँ पे लिम्फ का प्रवाह रुक गया है या तो ब्लड का प्रवाह वहाँ रुक गया है। अब लिम्फ और ब्लड के प्रवाह को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम बी इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं। बी इलेक्ट्रिसिटी अर्थात ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उस स्थान पर रक्त को न रुकने के लिए कार्य करेगी। और अगर चोट पुरानी हो गई है, 2, 4, 10 दिन की हो गई है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर ब्लड जो आरबीसी के रूप में बह रहा था वो धीरे धीरे डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो रहा होगा और पस फॉर्मेशन होने की संभावनाएं बढ़ी होंगी। तो वहाँ पर हम फिर अगली इलेक्ट्रिसिटी जी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम आपको वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बी का सिर्फ काम यह है कि प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका के पार्ट में, प्रत्येक ऊतक में लिम्फ और ब्लड के प्रॉपर बहने की व्यवस्था को बनाए रखना। मूल रूप से इसका कारण यह है, अब चूंकि ब्लड और आर्टरीज, ब्लड और लिम्फ हमारे लिम्फेटिक चैनल में और हमारे ब्लड वेसल्स में ये पूरे बॉडी में भ्रमण करते रहते हैं। तो जब पूरे बॉडी में भ्रमण करते हैं तो हमारे प्रत्येक अंग में और प्रत्येक अंग के सिस्टम में बी का संबंध हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बी किसी एक विशेष अंग के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक सिस्टम के लिए है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के और हमारे पैर के अंगूठे तक। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा पहुंचाना है तो ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर तेज करना, वहाँ पे भी बी का काम है। हमारे सिर में चोट लग गई है, घाव बन गया है या कोई ट्यूमर हो गया, ब्लड वहाँ पे रुका हुआ है, हमको वहाँ भी बी देना है। हमारे हार्ट ब्लॉकेज हो गए हैं, हमारी आर्टरीज वेन्स में कोई थक्का जम गया है, ब्लड प्रॉपर नहीं बह रहा, हमको वहाँ भी बी का प्रयोग करना है। और कोई घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, चोट लग गई है, स्वेलिंग हो गई, हमको वहाँ भी बी का प्रयोग करना है। यानी बी का प्रयोग हम उस दशा में करते हैं जहाँ पर हमको ये लगता है कि ब्लड यहाँ पर रुका हुआ है, ब्लड बह नहीं रहा है। अगर हम पेरिटोनियम जो हमारी उदर कला की या हमारे आहार नाल के ऊपर चारों ओर हमारी जो पेट है, पेट के अंदर जो लेयर होती है उसे जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, टॉन्सिल, ब्रेन, प्यूटेटरी ग्लैंड्स पर, जेनिटल ऑर्गन्स पर, जेनिटल ग्लैंड्स पर ये विशेष कार्य करती है। हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर, हमारे यूरिनरी ट्रैक पर, जहाँ भी रक्त का संचार पहुँचा है या लिम्फ का संचार पहुँचा है वहाँ पर बी का देना अनिवार्य बन जाता है। चूँकि नीले रंग की है ये, तो नीले रंग का तात्पर्य हमने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके से हमको शांति प्रदान करने वाली है। अर्थात जैसे दर्द हो रहा है, प्रदाह हो रहा है, हमने बी दिया, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है तो दर्द से हमको राहत मिलेगी, तो हमको शांति मिलेगी। हमने ये भी देखा कि चूंकि ये ब्लड को प्रॉपर बहने के लिए है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलेंगे। अर्थात अगर बी का प्रयोग हम करते हैं तो किसी भी जिद्दी घाव को हम त्वरित गति से ठीक करने में सहायक होते हैं। फेफड़ों में, धमनी की कोशिकाओं के में भी ये प्रभावी होता है। क्रॉनिक डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ लंग्स, क्रॉनिक डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ लंग अर्थात लंग्स में या हमारे फेफड़े में होने वाला कोई जिद्दी प्रदाह या कोई जिद्दी रोग जो जम गया है या कोशिकाओं का हनन कर रहा है, क्षत कर रहा है, वहाँ पे भी हम बी का प्रयोग इसकी सहायक औषधियों के साथ, जिस तरह की औषधियाँ जिस ऑर्गन से संबंधित होंगी, जिसमें यश1 है, यश5 है, C5 है, C7 है, इनके साथ हम दे सकते हैं। यश10 के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और पी ग्रुप के सभी औषधियों में P1, P2, P3, P4 के साथ बी का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि P1 के साथ F1 का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। सेरेबेलम में
प्यूटेटरी ग्लैंड में, हिस्टीरिया के रोगी में, एक्यूट हाइड्रोसिफेलस में। ये महत्वपूर्ण बातें मैं अपनी पुस्तक में भी लिख रहा हूँ, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मेरी लिखी जा रही है, मैं उसमें भी इसकी चर्चा कर रहा हूँ। सभी प्रकार की धमनियों में, मोटर मसल्स में, नर्व में, मोटर नर्व में, कैपिलरीज में, या हम यूँ कहें कि क्षमा कीजिएगा, चूँकि अभी मुझे भी सर्दी और खांसी का असर समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चूँकि मैंने चित्रकूट में नदी स्नान का बड़ा अच्छा आनंद लिया और उसका खामियाजा अभी मैं भोग रहा हूँ। चूँकि मैं दवा इसलिए नहीं विशेष करके सर्दी खांसी में लेता हूँ कि इससे कफ बढ़ जाएगा, तो कफ का निकल जाना ही सबसे उचित व्यवस्था है। जब आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप तुरंत दवा ना लें, और काफ़ी राहत है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हमने देखा ये कि खूनी बवासीर हो रही है, फोड़े फुंसी ठीक नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर आपको बी देना है। कैपिलरीज पर प्रभाव दिखाना है, आँख पर, कान पर, गले के आसपास गिल्टियाँ बन रही हैं, वहाँ पे हमको बी का प्रयोग करना है। हमें कह सकते हैं कि C4 के साथ C5 और S5 के साथ अगर बी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि C4 अर्थात बोन का जो रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन है C4, जिसको हार्ड स्ट्रक्चर या कार्टिलेज या बोन की मेडिसिन मानते हैं, चूँकि वहाँ से ब्लड का निर्माण भी होता है, तो C4 के साथ भी हमको बी का प्रयोग हमेशा देना है। मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना, या शरीर के किसी विशेष भाग में या हमारे पेट के आसपास जल का संचय हो जाना, वहाँ पर भी हमको बी का प्रयोग जरूर करना है। कैपिलरीज में, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में, यूरिनरी ट्रैक पर कैंसर अगर किडनी की तरफ बढ़ रहा है, या कैंसर हमारे लीवर में है, हमारे पैंक्रियाज में है, तो वहाँ भी हमको बी का प्रयोग बहुत मुस्तैदी के साथ करना होगा। हम C13 और C7 के साथ बी के प्रयोग को जब भी करते हैं तो हमको बहुत ही आशातीत लाभ मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट रिजल्ट हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए फ्रीक्वेंट रिजल्ट पर हम अगर बात करें तो बी का प्रयोग सदैव 5 बूंद से लेकर के 20 बूंद तक, और लगातार तब तक हमें करना है जब तक कि हमें यह न लगे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर हुआ है तो हमारे शरीर में कहीं भी दर्द की अनुभूति नहीं होगी। हमको जब हेडक होता है या सरदर्द होता है तो हमारे ब्रेन के आसपास ब्लड का संचय या ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज ऊपर की साइड में हो जाता है। ऐसी दशा में हम WE का प्रयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर F1 के साथ 5 बूंद हम B का प्रयोग कर लें तो सरदर्द में जल्दी लाभ होता है। सर्दी खांसी जुकाम में, जैसे इस समय मैंने अभी आपके इस कार्यक्रम में आने के पहले P4, B और F1 मैंने 5-5 ड्रॉप अपने मुंह में ले करके, और फिर उसके बाद मैं इस कार्यक्रम में बैठा तो मेरी आवाज़ भी ठीक है, मेरा गला भी साफ है, और हमको बेहतर फील हो रहा है। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियों के सेवन के साथ। बस ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपको अनुभव के साथ मिलेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियाँ चूँकि डिस्टिल वाटर में बनाई जाती हैं, डिस्टिल वाटर में बनाने के साथ सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, और सूर्य का प्रकाश, जैसा आप समझते हैं कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का वो स्रोत है जो पूरे विश्व को चलाता है। तो ऊर्जा का सीधा स्रोत हम अपने पौधों में लेते हैं, और पौधों से हम इसकी दवा बनाते हैं। फिर वो दवा हमारे शरीर में एंजाइम्स के रूप में उतरती है और हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करके एज ए कैटालिस्ट ये फंक्शन करती है। हमारे एंजाइम्स प्रोसेस पर बहुत विवाद है, लेकिन मैं एक सुबह पुस्तक पढ़ रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, एक लेखक का। वो लेखक वैसे तो मंच पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एंजाइम थ्योरी मानने से बहुत कतराते हैं, लेकिन उन्हीं की किताब में मैंने आज एक अंडरलाइन देखा कि उन्होंने अपने एक इलेक्ट्रिसिटी को लिखा कि ये एज एंजाइम्स जा करके हमारे विभिन्न संस्थानों को प्रेरित करती है। मुझे खुशी हुई कि चलिए कहीं पर तो मेरा समर्थन उन्होंने भी किया। और उन्होंने ही नहीं, मेरे पास कम से कम 5 और 6 संस्थाओं के पुस्तकों का उल्लेख मौजूद है जिन्होंने अपनी पुस्तकों में दबे मन से ही सही लेकिन एंजाइम्स को स्वीकार किया है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को स्वीकार किया है, एंजाइम्स की कार्यप्रणाली को स्वीकार किया है, और ये भी स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स के रूप में ही शरीर में प्रवेश करके कार्य करती हैं। अच्छा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको ये पता होगा, विज्ञान के जानकार आप सब हैं जो कि चिकित्सा क्षेत्र से हैं, किसी भी खोज पर या किसी भी शोध पर, जिसको शोध कहते हैं,
शोध वही होता है जब हम लगातार किसी रोगी पर कोई प्रयोग करते हैं। जैसे आज मेरे पास एक बहुत करंट उदाहरण था, मैं नाम अभी आपको याद नहीं आ रहा, एक चिकित्सक हैं, उनका अपना बच्चा था और उन्होंने 7 दिन पहले मुझे अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाई और इसके बाद दिखाया कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में भोजन लेता है, पानी पीता है, लेकिन उसका पेट फूलता चला जा रहा है, उसके शरीर के चेहरे पर स्वेलिंग आ गई है, पैर में स्वेलिंग आ गई है और पेट की स्वेलिंग घट नहीं रही, जबकि बच्चा खाना पूरी तरीके से खा रहा है, पानी पूरा पी रहा है, यूरिन उसको कम पास हो रही थी। उन्होंने मुझको रात में फ़ोन किया, मैंने उनको दवा बताया। पहले दिन उनको दवा में कुछ कम लाभ हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने एक दवा उसमें और चेंज किया और इसके बाद फिर हमने कहा कि इसकी डोज, चूंकि बच्चे की उम्र उन्होंने नहीं निश्चित किया था, मैंने अंदाज से उनको डोज बताया था, उन्होंने उस डोज को सेट नहीं किया था। जब मैंने बच्चे की उम्र के आधार पर डोज को सेट किया और बच्चे की बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए डोज सेट किया तो फिर लड़के को बहुत अच्छा लाभ मिला। आज उन्होंने रिजल्ट लिखा है कि बच्चे के पेट के आसपास की स्वेलिंग खत्म है, चेहरे की स्वेलिंग खत्म है और यूरिन बहुत अच्छी पास हो रही है। दवा में अभी कितने दिन चलाऊं? तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप कृपया इस दवा को अभी 15 दिन और चलाते रहें। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं अपने आप में काम नहीं कर रही हैं, बस केवल आपके काम करने का तरीका होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप दवाओं का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके डोज का सिलेक्शन कैसे करते हैं और रोग की फ्रिक्वेंसी को देखते हुए, उसकी रोग की जटिलता को देखते हुए आप रोगी के डोज को कैसे तय करते हैं। तो बी के बारे में आपके सबके जिज्ञासाएं थीं। आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। अब अंतिम एक और इलेक्ट्रिसिटी आपकी बची हुई है जिसे हम जी के रूप में जानते हैं और जी के बारे में हम चर्चा आपसे अगले एपिसोड में जरूर करना चाहेंगे। आज सवाल, चलिए नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि मैं लगातार सर्च कर रहा था अपने व्हाट्सएप पर कि उस डॉक्टर्स का नाम भी बता दूं ताकि आप ये ना समझें कि मैं सारी बातें अपने मन से ही कहता हूँ। ये डॉक्टर एम के गौतम हैं, आगरा के। डॉक्टर एम के गौतम जी अगर लाइन पर हैं तो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। डॉक्टर एम के गौतम आगरा से हैं। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, बेटे का यूरिन तो ठीक हो रहा है आपके फार्मूले से सर, मेडिसिन तो अभी भी वही चला रहा हूँ, स्वेलिंग ओनली प्राइवेट पार्ट पर, एब्डोमेन पर से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बाकी पूरी बॉडी से सूजन खत्म हो गई है, आपके आगे के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। डॉक्टर एम के गौतम आगरा, ये डॉक्टर एम के गौतम आगरा है, इन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा और मैंने नीचे लिखा है कि दवा की डोज अभी वही रखें और 15 दिन के बाद हम फिर बताएंगे। और मैंने जो दवा इनको सेलेक्ट की थी वो दवा भी इस पर लिखी हुई है, ऊपर आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। मैंने इनको लिखा था S6, C17, C6, L3 और आरी की डोज हमने केवल 5 ड्रॉप की थी, चूंकि बच्चा इनका 3.5 साल 4 साल का है, और शेष दवाओं को हमने 20 ड्रॉप दिया था 4 टाइम, और यशवन को 10 ड्रॉप्स 3 टाइम दिया था। और लगातार मैंने कहा था कि 7 दिन ही दवा दीजिएगा। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, ग्रीन कलर में मेरे हैं और ब्लैक कलर में डॉक्टर एम के गौतम आगरा की व्हाट्सएप का मैसेज है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आप सही तरीके से सही डोज के आधार पे आप दवाओं का सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। लाइक कीजिए, बेल दबाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। हम आपके कमेंट्स पर आपके सवालों को चेक करते हैं और फिर आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।